हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आज का एग्जाम मेजर पेपर का बहुत बढ़िया गया होगा। उम्मीद करते हैं आप माइनर पेपर में भी फोड़ देंगे। जैसे मेजर पेपर में सारा का सारा क्वेश्चन जो है यहीं से थ्योरी के क्वेश्चन आए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हम लोग बताए नहीं थे, बट थ्योरी के क्वेश्चन यहीं से आए होंगे, ये उम्मीद है। तो इसी तरह से माइनर पेपर का A to Z क्वेश्चन इसी पेपर से आएगा। जैसा कि अभी रांची यूनिवर्सिटी के अंदर मारवाड़ी कॉलेज का एग्जाम हो रहा है और उसका माइनर पेपर 100% यहाँ से मैच किया है। बच्चा लोग फोन करके बता रहा था कि सर सारा का सारा आप ही से आया, लगता है आप ही सेट कर रहे थे क्या। ऐसा हम सेट नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन लीकर नहीं है, क्वेश्चन सेटर नहीं है भाई। हम बस क्वेश्चन को गैस कर देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और हमने जो यूनिट वाइज यूनिट बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये तय मानिएगा। ठीक है, अब कोई पागले आदमी क्वेश्चन सेट करेगा तब दे देगा, लेकिन हम अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करेगा तो बाहर नहीं जाएगा। अब कोई हो सकता है पागल आदमी सिलेबस से बाहर दे दे, वो अलग बात है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर सेट किया तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि इससे बाहर कैसे जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन तो हमने दे ही दिया है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सबका क्वेश्चन आंसर कर दिया हमने। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को अरेंज नहीं किया हुआ, सजाया हुआ नहीं, देखिए PDF सजाया हुआ नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में बनाने के चक्कर में सजता नहीं है। लेकिन सेमेस्टर 2 में जब आप PDF नोट्स खरीदेंगे स्टार्टिंग में ही, तो बिल्कुल सजाया हुआ मिलेगा आपको प्रॉपर तरीके से। धीरे धीरे करके सबको सजवा रहे हैं। अभी जो सेमेस्टर 1 वाले 26-30 वाले कर देंगे तो अभी सजाया हुआ मिलेगा। धीरे धीरे सब सजाया जा रहा है। अभी कंटेंट जल्दी बनाना था क्योंकि एग्जाम है, और 15 दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो अभी हम BVU हजारीबाग, विनोबा यूनिवर्सिटी, BVM धनबाद, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका, नीलांबर पीताम्बर, सारे यूनिवर्सिटी को पढ़ाना शुरू कर दिया कि कोई भी बच्चा जो झारखंड का है उसको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगा। ऐसा हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। आप लोगों को बस एक ही चीज का प्रॉमिस करना है कि इस चैनल को ग्रो करना है और जबरदस्त सारे बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाना है, ताकि सारे बच्चे उसका फायदा उठा सके। तो जम के शेयर कीजिए। अगर आपका मेजर पेपर का क्वेश्चन मैच किया और मेरे कारण अगर आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी खुशी आई है, थोड़ा सा भी मुस्कान आया है, तो जरूर जम के शेयर कीजिए और सपोर्ट करो भाई लोग। जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे ये चैनल आपको 4 साल तक मदद करने वाला है। अभी तो आप सेमेस्टर 1 में हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धुआं धुआं कर देंगे पूरा का पूरा सिलेबस को। रांची यूनिवर्सिटी को नहीं भैया, सिलेबस को धुआं धुआं कर देना। ऐसा नहीं कि धुआं धुआं रांची यूनिवर्सिटी कर देंगे, पूरा सिलेबस कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। इस चैनल में जुड़े रहिएगा और जितने अपने सीनियर जूनियर है सबको जोड़ दीजिए, ताकि इस चैनल से बाहर जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही आपका आएगा। पर आपके एग्जाम के समय बस हमको याद करना, मेरा नंबर सबके पास है। कभी भी कोई तकलीफ हो एक बार फोन कर लेना है, याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारी समस्या का सोल्यूशन यहीं पे मिलेगा। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आपका एग्जाम चल रहा है, आप बहुत सीरियस मोड में हो पढ़ने। झारखंड का बच्चा एग्जाम के समय सीरियस रहता है बस, और एग्जाम से 2 दिन पहले सीरियस होता है। तो इसलिए आप सीरियस मोड में हो, तो अभी हम लोग हंसी मजाक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं माइनर पेपर इकोनॉमिक्स का। माइनर पेपर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन याद रखिएगा, फर्स्ट यूनिट। इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हम लोग वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? तो सब जानते हैं अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए का अध्ययन करता है। यानी इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडी हाउ पीपुल यूज लिमिटेड रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। मतलब लोगों की इच्छाएं बहुत सारी है, उस बहुत सारी इच्छा को पूरा करने के लिए साधन सीमित है। अभी सीमित साधन से, लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करेंगे, यही तो इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ है। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ है। इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए और कैसे बनाया जाए, 3 प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के ख्याल से 2 पार्ट में बांटा गया, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जब हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। देखिए ना, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत बाजार के बारे में स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, होल इकोनॉमी, पूरी और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। क्लियर? एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का परिभाषा क्या है? तो अभी आपको परिभाषा बहुत सारा डेफिनेशन दे चुके थे इकोनॉमिक्स का। अभी भी एक, इकोनॉमिक्स इज दैट साइंस, द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव बीन अल्टरनेटिव यूज। हिंदी में नीचे लिखा हुआ, देखिए नीचे, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों द्वारा असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का अध्ययन करता है। ध्यान रखना इस चीज को। और यहाँ पे लिखा है अर्थशास्त्र का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, पीछे मिलेगा। अर्थशास्त्र के अंदर हम स्कार्सिटी को स्टडी करते हैं, दुर्लभता को स्टडी करते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, यह चयन का विज्ञान है। इट इज अ साइंस ऑफ चॉइस, यह गतिशील विषय है। इट इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट,
सकारात्मक और मानक विज्ञान है, पॉजिटिव एंड ह्यूमन साइंस बोला जाता है, और माइक्रो और मैक्रो स्टडी किया जाता है। यहाँ पे हम लोग माइक्रो और मैक्रो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, याद रखिएगा माइक्रो और मैक्रो वेरिएबल को। एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय समस्या, तो 3 समस्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, पहला प्रॉब्लम है क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है, पहली समस्या। अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि कौन सी वस्तु और सेवा का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। साथ ही यह भी तय किया जाता है कि उपभोक्ता वस्तुएं बनाए जाए, उपभोक्ता वस्तु बनाया जाए, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स बनाया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए, इसमें इस बात का निर्णय लेना होता है कि मशीन से उत्पादन करें या लेबर से उत्पादन करें, और किसके लिए, इसमें इस बात का निर्णय लिया जाता है कि किसके लिए बनाए, कंज्यूमर के लिए बनाए, ज़्यादा हायर इनकम ग्रुप के लिए बनाए जो ज़्यादा अमीर आदमी है, कम इनकम ग्रुप के, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बनाए, लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनाए, ये तय किया जाता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, तो माइक्रो के अंदर हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल, देखो यहाँ पे इट स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट, और यहाँ पे हम पूरे होल इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, यहाँ पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसमें मूल्य निर्धारण और संसाधन के आवंटन पर ध्यान देते हैं, रिसोर्स एलोकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। सबसे पहले माइक्रो पढ़ेंगे, जब माइक्रो आपको समझ में आएगा तभी ना मैक्रो समझ में आएगा, तो पहले माइक्रो देन मैक्रो। और अंतर है, इसमें उपभोक्ता के बारे में स्टडी करेंगे, उत्पादक के बारे में, फर्म के बारे में, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, जबकि इसमें संपूर्ण समष्टिगत मांग जिसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे मतलब इसको डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल है अल्फ्रेड मार्शल का, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा रोल है अल्फ्रेड मार्शल का, और इसको डेवलप करने में सबसे बड़ा भयानक रोल है जेएम किन्स का। इसके अंदर हम पढ़ते हैं मोबाइल के मूल्य का निर्धारण, कि एक वस्तु का मूल्य कैसे तय होगा, एक वस्तु का, इसमें तय होगा मुद्रास्फीति, जीडीपी, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कहीं कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, और उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो फिर बता रहे सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन में, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जरूरत पड़ता है। दूसरा क्या है, इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग में यह मदद करता है। कंज्यूमर वेलफेयर, उपभोक्ता के मानव कल्याण में मदद करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिक से अधिक फर्म को अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने में माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, किसी बिजनेस के नीति निर्माण में सहायक होता है। लिमिटेशन क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो लिमिटेड स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, हर जगह माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, इग्नोर करता है होल इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को माइक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर कर देता है। अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, कुछ कुछ मान्यताएं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे हैं जो रियलिस्टिक नहीं, आज के समय में यूज नहीं होते। चौथा है, कैन नॉट सॉल्व ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इस अर्थव्यवस्था की सारी समस्याओं को माइक्रो इकोनॉमिक्स से सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें मैक्रो चाहिए। स्टैटिक नेचर होता है, यानी जो एक बार काम हो रहा है बस वैसे ही है, बोलता यदि अन्य बातें समान रही तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, यही एकदम स्टैटिक नेचर है, वो चाहे ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम बताते नहीं हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग बताते ही नहीं, तो आपको यही पढ़ना है, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करते चले जाना है। तो इसका सेकंड यूनिट में भी हम लोग चल जाते हैं, दो दो यूनिट करके वीडियो बना देंगे तो समझ में आ जाएगा, दो वीडियो में काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लेन डिफरेंस इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, तो डिफरेंस भी बता चुके, इंपॉर्टेंस भी बता चुके, लिमिटेशन भी बता चुके। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को या तो आप वेरी शॉर्ट ना पढ़ के खाली लॉन्ग पढ़ लो, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और या तो आप वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पढ़ लोगे तो लॉन्ग अपने आप ठीक हो जाएगा, वैसे लॉन्ग आप पढ़ के जाएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दूसरे यूनिट में हमको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यार फिर वही चीज़ है, डिफाइन यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है किसी उत्पाद को जब आप कंज्यूम करते हैं, जैसे इस पेन को जब हम यूज कर रहे हैं तो इससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, संतुष्टि मिल रही है, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, उससे मिलने वाला संतुष्टि उपयोगिता कहलाता है। उपयोगिता 3 तरह का होता है, मालूम होना चाहिए, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। पूछ दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु के लगातार इकाई का उपभोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि लगातार कम होती जाती है, और इसी कमी को हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे आप किसी वस्तु के लगातार इकाई का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाला संतुष्टि धीरे धीरे कम होता है, और इसी कमी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम।
व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या है? तो बोलता है कि एक उपभोक्ता किसी निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए मार्केट में जाता है, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, एक निश्चित मूल्य पर जितने वस्तु की मात्रा खरीदने के लिए मार्केट में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। मतलब एक उपभोक्ता एक निश्चित मूल्य पर एक मार्केट में जितने वस्तु की मात्रा खरीदने के लिए जाता है, उसे हम कहते हैं डिमांड। याद रखिएगा। सप्लाई क्या है? तो एक विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा बेचने के लिए जाता है, उसे सप्लाई कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में अंतर है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। लेकिन इलास्टिसिटी बोलता है कि अगर 10% परसेंटेज में बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, सॉरी पी और इंटू पी बाई क्यू। मतलब ये बोल रहा है कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज होगा तो उसका असर डिमांड में कितना परसेंट पड़ेगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि प्राइस 10% चेंज होगा तो डिमांड में कितना परसेंट असर पड़ेगा, ये बताता है इलास्टिसिटी। परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बीच में रिलेशन बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच ये संबंध बताता है किसके बीच में? परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड के बीच में। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा प्राइस मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के बीच जो रिलेशन है, वो रिलेशन हमको पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। अब शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब आप किसी वस्तु की लगातार इकाइयों को उपभोग करते जाते हैं, कंजम्पशन करते जाते हैं, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसी कमी को हम लोग डिनोट करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको देने वाले हैं कौन, किसने दिया है इसे गोसेन ने दिया है। किसने दिया? गोसेन। देखो यहाँ लिखा है एच गोसेन। इसे गोसेन का फर्स्ट प्रिंसिपल बोला जाता है। पूछता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल कौन है गोसेन का? पहला नियम, तो पहला नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। गोसेन का पहला नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और कहता क्या है? देखिए बहुत ही आसान भाषा में यहाँ लिखा है कि ये जैसे जैसे आप किसी वस्तु की लगातार इकाइयों को उपभोग करते जाते हैं, उससे मिलने वाला संतुष्टि धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसी कमी को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देख लो एक और नियम आ गया, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सम सीमांत उपयोगिता, इसने ये भी दिया है गोसेन, लिखा है क्या? ये भी गोसेन ने ही दिया है। इसे गोसेन का सेकेंड लॉ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सेकेंड लॉ है ये। गोसेन दो नियम दिया है। गोसेन का फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गोसेन का पहला नियम है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन का सेकेंड नियम है। सेकेंड लॉ या सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ गोसेन कहा जाता है सम सीमांत उपयोगिता नियम को। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप जब कभी किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो दो तीन प्रोडक्ट को यूज करें तो तीनों से सेटिस्फेक्शन समान मिलेगा। यानी हम अपने पैसे को, अपने इनकम को इस प्रकार खर्च करें कि तीन चीज़ों पर अगर पैसा खर्च करें तो तीनों से हमको सेटिस्फेक्शन बराबर बराबर मिलता है। ये बताता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम भी किसका है? गोसेन का ही दिया हुआ है। गोसेन का सेकेंड प्रिंसिपल है, याद रखिएगा, ये गोसेन का सेकेंड प्रिंसिपल है। अगला क्वेश्चन है कि मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। आप सब जानते हैं मांग का नियम क्या बोलता है? इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, यदि अन्य बातें समान रही तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यदि अन्य बातें समान रही तो मूल्य के बढ़ने से डिमांड घट जाता है, और मूल्य के घटने से डिमांड बढ़ जाता है। यानी इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अब इसका मान्यता पूछ रहा है कि कहाँ ये लगेगा। एजम्पशन का मतलब मान्यता। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ लगेगा? तो भैया लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ लगेगा देखते जाइए। कंज्यूमर इनकम रिमेन कांस्टेंट, यानी कंज्यूमर का इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, तो गेम बजा देगा यहाँ। बताइए प्राइस बढ़ रहा है लेकिन इनकम लोगों का बढ़ रहा है, तो डिमांड भी बढ़िए जाएगा। तो ये तो नियम नहीं लगेगा। तो ये नियम लगने के लिए पहला कंडीशन है कि कंज्यूमर का इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये नियम लगेगा। नहीं तो सोचिए ना, महंगा हो रहा है, जैसे अभी देखिए ना मोटरसाइकिल का प्राइस दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, तो कहाँ ये वाला थ्योरी काम कर रहा है? ये वाला बम वहां पटक रहे हैं, फेल हो जा रहा है। प्राइस बढ़ रहा है मोटरसाइकिल का तो डिमांड घट जाना चाहिए, लेकिन वहाँ डिमांड भी बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जा रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड तो फेल कर जाए वहाँ पे। इसलिए फेल कर रहा है क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ जा रहा है। तो भैया यहाँ पहला कंडीशन है कि लॉ ऑफ डिमांड, ये जो आप शर्त है ना, इसको मार्केट में तभी लागू करना जब कंज्यूमर का इनकम चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, प्राइस रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, भविष्य में किसी की वस्तु की कीमत में परिवर्तन का कोई असर ना हो, और जनसंख्या चेंज नहीं होगा। ये सब सेम रहेगा
तभी ये कंडीशन लगेगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड तो बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, खाए बिना थोड़ी रहेगा कोई। तो अगर इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, और अगर इसमें कोई चेंज हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा। याद रखिएगा, उसी को एजम्पशन बोला जाता है, मान्यता बोला जाता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, फिर वही है, इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, अगर अन्य बातें समान रहे तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। डिमांड कस्टमर बन के सोचिएगा, तो कस्टमर ये सोचता है कि जब सस्ता होता है तो ज़्यादा खरीदता है, नहीं प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होता है, प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम। सप्लायर हम बात करेंगे तो सप्लायर बन के सोचेंगे, हम बेचने वाले तो हम क्या करेंगे, प्राइस कम होगा तो कम बेचेंगे क्योंकि मार्जिन कम होगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेचेंगे। तो बोलता है हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। प्राइस अगर हाई होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा। याद रखिएगा, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, ये बताता है लॉ ऑफ सप्लाई। इसके लिए कुछ एजम्पशन, कुछ मान्यताएं हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी सेम होना चाहिए, प्राइस ऑफ अदर गुड सेम होना चाहिए, और सरकार की पॉलिसी भी सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं रहेगा तो ये जो कंडीशन बताया ना कि हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, फेल हो जाएगा, नहीं काम करेगा, ये फुसफुसिया बम जैसा फुस जाएगा। अगला है एक्सप्लेन फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो पहला प्राइस, प्राइस के कारण डिमांड चेंज हो सकता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। कंज्यूमर इनकम के कारण डिमांड चेंज हो सकता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, संबंधित वस्तु की कीमत के कारण डिमांड चेंज हो सकता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लोगों का पसंद के कारण डिमांड चेंज हो सकता है। पॉपुलेशन के कारण डिमांड चेंज हो सकता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के कारण डिमांड चेंज हो सकता है, और प्रचार प्रसार के कारण भी डिमांड चेंज हो सकता है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण डिमांड चेंज हो सकते हैं, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण डिमांड चेंज होगा, बढ़ेगा भी और घटेगा, या तो डिमांड बढ़ जाए या तो डिमांड घट जाए। यहीं तक हम लोग का था। अब हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अगले लेक्चर में, लॉन्ग तो हम बताएंगे नहीं, अगले लेक्चर में थर्ड जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम लोग आगे का वीडियो बनाएंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम आप दिए हैं मेजर पेपर का वो अच्छा गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। कमेंट में दिखता है तो हम लोगों को मोटिवेशन होता है कि चलो हम लोग जो मेहनत करें वो सामने वाले को पसंद आ रहा है। क्योंकि रात दिन में वीडियो बना बना के अगर आप तक पहुँचा रहे हैं, अभी मेरा पूरा पैर काँप रहा है लेकिन फिर भी बना रहे हैं, हिम्मत नहीं जुट रहा है, क्योंकि दो यूनिवर्सिटी संभालना पड़ा है, कोल्हान और रांची, दोनों का एकदम एक ही बार में एग्जाम है। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, आपका एग्जाम जब तक है तब तक जी जान लगा के आपको सारे वीडियो अवेलेबल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।